ओबीसी की आबादी के अनुसार 27% जो आरक्षण दी गई थी, इस पिछले सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में झारखंड में ओबीसी की जिसकी संख्या 52% है, उनको 27 से काटकर 14 कर दिया गया। ये मैं ओबीसी लोगों से मैं कहना, समाज में जुड़े हुए हैं, समाज की सारी परिस्थिति को नजदीक से देखे हैं, बहुत सारी सामंतवादियों के विरोध में लड़ाई लड़े हैं। ताजा तरीन उदाहरण है हमारे गांव का और हमारे क्षेत्र का, जहां पर सारे दबंग लोगों के विरोध में बहुत सारी लड़ाइयां इन्होंने लड़े हैं जी। और खास करके बात, इन पर किसी तरह का समाज में एक भी दाग कोई एक एग्जाम्पल बता दीजिए आप जी, जिससे मैनिफेस्टो जारी आपने कहा, जैसा कि अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि मैनिफेस्टो जो भी हम जारी करते हैं 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर छपवा करके जनता के बीच में बंटवा देते हैं। अगर हमने वो वायदे पूरा नहीं किया तो आप हमें कोर्ट तक घसीट कर ले जा सकते हो, मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। ऐसा कोई एक एग्जाम्पल बता दीजिए जहाँ पर आपने इस तरह का मैनिफेस्टो बांटा है। और से अधिकार है कि वो हमें कोर्ट में घसीट कर ले जा सकता है। ये अधिकार में वोटर्स लोगों को, और इस तरह का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो स्टाम्प पेपर पर लिख के विश्वास कीजिए कि बहुत ही कम समयों में, क्योंकि सारे साधन संसाधन को मैक्सिमम जो है एजुकेशन में लगाया जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये जड़ है, और दुश्मन वर्ग के द्वारा हमें अनएजुकेटेड करने का, हमारे पीढ़ियों को पहली बात है जो मुझे बराबर जो इस बात की जो टिस मारती है कि हमारे लोगों का, हमारे जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो बर्बाद हो रही है, कमिंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। केवल और केवल उनको उचित जो है, जो सही एजुकेशन जो मिलना चाहिए, पर्याप्त जो मिलना चाहिए, वो जो नहीं मिल पा रहा है। बेसिक नहीं मिल पा रहा। हाँ, बेसिक एजुकेशन उनको जो नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए मैं जी जान से आज भी मैं जागरूक करता हूं लोगों को। और अगर नहीं तो कहा जा सकता कि चुनौती नहीं है, लेकिन क्या है कि मंजिल जो है वो आग के दरिया के उस पार ही मिलती है। अभी हम जमुआ विधानसभा क्षेत्र के जमखोखरो मोड़ के पास उपस्थित हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि झारखंड में 2024 में यहाँ पर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, और चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है, और चुनाव की सरगर्मियां लगभग सभी पार्टी के नेताओं में देखा जा रहा है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि कौन से कैंडिडेट यहाँ पर अपने मैदान को फतेह करते हैं। तो आइए, आप पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, हमारे साथ आज हैं बीएमपी पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र रजक जी। तो आइए, यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों से हम जानकारी लेंगे कि आखिर इनका मुद्दा क्या है, और जनसंपर्क अभियान में अभी किधर का इनका दौरा चल रहा है। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सच न्याय तक पर। धन्यवाद सर। सर, अभी आपका किधर का दौरा चल रहा है? कल हम लोगों की जमुआ विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता लोगों की एक बहुत बड़ी बैठक हुई मंडरों में जी। तो उस बैठक में कैंडिडेट को लेकर निर्णय लेना था, क्योंकि हमारे बीच में जिला अध्यक्ष मान्यवर जयनारायण दास जी आए हुए थे, उन्हीं की अध्यक्षता में मीटिंग संपन्न हुई जी। और ये हमारे बीच में अभी भी हमारे साथ ही हैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी मोहम्मद मंसूर अंसारी जी के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा था जी। तो कल ही जो है फाइनली कल, क्योंकि हम लोग तो पहले से ही बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे, सारा कार्यकर्ता पूरी विधानसभा क्षेत्र में लगा हुआ है जी। लेकिन कल जो है सो फाइनली जो है वो कल डिसाइड हुआ। और क्योंकि मैं पिछला विधानसभा चुनाव भी बहुजन मुक्ति पार्टी से लड़ चुका हूँ, जमुआ विधानसभा से, और इस बार भी मुझे ही लोगों ने इसके लिए चयन किया जी। और सभी कार्यकर्ता जो है वो मुझे आश्वासन दिए कि हम लोग पिछले वर्ष की भांति ही इस साल भी हम लोग पूरे जी जान से लगे रहेंगे, तन मन धन से देंगे। और इसके चलते हम लोग अभी 3 ग्रुप्स में काम कर रहे हैं,
अभी एक ग्रुप में हम लोग इधर निकले हुए हैं जी और भी दूसरा ग्रुप जो है वो हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में वो दूसरे क्षेत्र फील्ड में दूसरे क्षेत्र जनसंपर्क में में निकले। जनसंपर्क में निकले हुए हैं, क्योंकि काफी जगह से जो है वो ऐसा डिमांड आ रहा है कि नए कैंडिडेट को एक बार इधर लाया जाइए। अच्छा सर, आपने देखा जी। कि जमुआ विधानसभा क्षेत्र से विभिन्न पार्टियों के कद्दावर नेताओं में से एक खड़े हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपके लिए चुनौती नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं तो कहा जा सकता कि चुनौती नहीं है, लेकिन क्या है कि मंजिल जो है वो आग के दरिया के उस पार ही मिलती है, जी ये सच्चाई है। इसको चूंकि मुझे मालूम है कि जो शासक वर्गों का जो परसेप्शन जो उन लोग जो बनाया है और जो चल रहा है और जिस तरह का उन लोग नैरेटिव करता है, तो क्या है कि उसका जो है उसका मुकाबला करने के लिए उन लोग जो षड्यंत्र जो रचता है, आप अगर देखेंगे तो आज़ादी के पश्चात जिस तरह से पूरे भारत पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था कायम किया गया षड्यंत्र करके, और हम लोग तो बीजेपी कांग्रेस को कोई अंतर नहीं मानते। एक बहुत ही बहुचर्चित किताब लिखी गई है प्रोफेसर विलास खरात जी के द्वारा, मुझे लगता है कि लाखों प्रतियां वो किताब बिकी है। उसमें स्पष्ट वो लिखी हुई है कि कांग्रेस आरएसएस की मां है। जी तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में कितनी वो गाढ़ी संबंध है। तो इसीलिए लाख षड्यंत्र कर ले, लेकिन चूंकि जो हमारे पास जो सबसे जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि हम लोगों की जो संख्या है SC ST OBC और माइनॉरिटीज का, वो संख्या 85% प्लस है। जी और हम लोगों को अभी तो ये तो पॉलिटिकल में मैं तो राजनीतिक में पिछले 2019 से मैं सक्रिय हूँ, जी लेकिन इसके पहले मैं तकरीबन 20 वर्षों से 2000 से ही जो हमारा मदर ऑर्गेनाइजेशन है जी उसमें मैं काम कर रहा हूँ, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए सामाजिक हैं। क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और मैं केवल इधर ही नहीं बल्कि मैं इसके लिए मुझे इंटर स्टेट प्रशिक्षण के लिए मुझे प्रशिक्षण देने के लिए मुझे भेजा गया, कई एक बार मुझे उड़ीसा भेजा गया। तो मुझे मालूम है कि लोगों को कैसे हकीकत उनको कैसे समझाया जाए, क्योंकि जो अभी हमारे लोगों का जो सॉफ्टवेयर है ना, इसमें वो गलत इंस्टॉलेशन किया गया है। जी जी तो अच्छा उसमें जो है वो कैसे अच्छा इंस्टॉलेशन हमारे महापुरुषों की विचारधारा को डाला जाए, इसके लिए सैकड़ों कार्यकर्ता पूरे क्षेत्र में लगा हुआ है और लोग समझ भी रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि अदर बैकवर्ड क्लासेज को जो मिलने वाला जो रिजर्वेशन जो था, जो अनुच्छेद 340 के अंतर्गत जो मिलने वाला जो रिजर्वेशन था, इसके लिए 1950 से ही कितना दाव पेच किया गया। और अंततः जब 77 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी जनता पार्टी की, जी और जब उस समय ये इन्होंने आश्वासन दिया कि काका कालेलकर आयोग का रिपोर्ट बहुत पुराना है जी और ये मंडल दूसरा कमीशन बनाया जाए, तो मंडल कमीशन बनाया गया, जिसको हम लोग दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं, बनाया गया। और जब उन्होंने वो अपना रिपोर्ट जब सौंप दिया तो उसमें जनसंघ शामिल था और किस तरह से दाव पेच करके और सरकार को गिरा दिया और मिली भगत से सरकार गिराई गई। सर, ये तो केंद्र की बात आप कर रहे हैं जी यहाँ राज्य का चुनाव है। जी जी। तो चूंकि राज्य का जो चुनाव है, लेकिन जो पॉलिसियां जो है वो केंद्र और राज्य जो बड़ी बड़ी जो पार्टियों का जो स्ट्रेटेजी सेट होता है वो हमारे संपूर्ण तहस नहस करने का ही होता है। मैं चूंकि बहुत ये डेप्थ में मैं जा रहा हूँ, जी तो मैं इतना डेप्थ में अभी नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स होगी और जी, जी। आप लोग जो मीडिया वाले हैं आएंगे तो लोगों तक बातें अधिक से अधिक पहुँचेगी, जी है ना। और तो अभी मैं इतना डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो हमारी जो राज्य की जो समस्या है वो जो खास करके देखिए, हम बहुत एक मुझे आपको पता होगा, आप भी देखे होंगे इंटरव्यू, जब हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी हुई थी तो उन्होंने बोला था, है ना, कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, केजरीवाल की जो सरकार है, और जो वहाँ पर जो शिक्षा का जो व्यवस्था उन्होंने किया है, तो मैं उससे भी बेहतर प्रबंध करूंगा जी जी शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन अंततः यही हुआ, ढाक के तीन पात ही हुआ। जी कारण है क्योंकि जेएमएम के साथ कांग्रेस लगा हुआ है। आप कहानी पढ़ेंगे ना, दो बांके,
तो ये दो बांके, एक बांका जो है वो बीजेपी है, दूसरा बांका कांग्रेस है ना। और ये दो बांके की तरफ जो यहाँ के जो क्षेत्रीय दल, जो यहाँ के मूल निवासी लोग जिनका हाईकमान है, उन जिनकी पार्टियां हैं, तो कुछ इस बांके की तरफ है, कुछ उस बांके की तरफ है, और उसके डिसाइड पर, उसके इशारे पर उन लोगों को चलना पड़ता है। नहीं तो इन लोगों के पास सीबीआई और ईडी है, जी जी। तो इसका इस्तेमाल करता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज के डेट में जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो चीज है ना, एजुकेशन। एजुकेशन, चूंकि हम अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम को अगर सफल करना चाहते हैं तो विदाउट एजुकेशन का वो संभव नहीं है, और उसको जानबूझकर चौपट किया जा रहा है। आज हमारे यहाँ, जहाँ पर मेरा गांव है, घर है, मारूडी में मिडिल स्कूल है, 8th क्लास तक वो वहाँ पर पढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ पर सरकारी टीचर मात्र एक ही है, और एक पारा टीचर है, और जो पारा टीचर है मुझे लगता है वो क ख ग घ उमा से ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, मुझे जानकारी है। तो ये स्थिति बनी हुई है, तो इसलिए बहुत सारे और मुद्दा है ना। और अच्छा सर, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आपका क्या विशेष व्यवस्था होगी जब आप यहाँ की जमुआ विधानसभा क्षेत्र के आम जनता का अगर आपको विश्वास मिलता है, जनमत मिलता है, अगर आपको वोट मिल करके अगर आप जीत करके जाते हैं, तो कुछ अलग आप क्या करेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए? देखिए, सबसे जो पहली बात है, जो मुझे बराबर जो इस बात की जो टिस मारती है जी जी, कि हमारे लोगों का, हमारे जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो बर्बाद हो रही है, कमिंग जनरेशन बर्बाद हो रही है, केवल और केवल उनको उचित जो है, जो सही एजुकेशन जो मिलना चाहिए, पर्याप्त जो मिलना चाहिए, वो जो नहीं मिल पा रहा है। बेसिक नहीं मिल पा रहा। हाँ, बेसिक एजुकेशन उनको जो नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए मैं जी जान से आज भी मैं जागरूक करता हूँ लोगों को, और अगर जनता ने मुझे अगर मौका दिया तो सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी लिस्ट में 1 नंबर पर मेरा रहेगा कि जो जितने भी विद्यालय हैं, इसमें किसी भी हाल में शिक्षकों की बहाली की जाए, शिक्षक उसमें अधिक से अधिक संख्या में आवे। गवर्नमेंट की जवाबदेही बनती है, अगर हमारी सरकार बन गई तो 1 नंबर में जो है वो पूरे झारखंड की जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा, उत्कृष्ट शिक्षा देने का। और हमारी सरकार अगर बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार अगर बनती है तो अभी जो लोग मोटी रकम जो खर्च करते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चे को डालते हैं पढ़ने के लिए, आप ये विश्वास कीजिए कि बहुत ही कम समयों में, क्योंकि सारे संसाधन और साधन संसाधन को मैक्सिमम जो है एजुकेशन में लगाया जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये जड़ है, और दुश्मन वर्ग के द्वारा हमें अनएजुकेटेड करने का, हमारे पीढ़ियों को अशिक्षित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, और वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अशिक्षित करके दीर्घकालीन गुलाम बनाया जा सकता है। तो इसलिए हम लोगों का ये प्रायोरिटी है, और जमुआ विधानसभा क्षेत्र में अगर जनता का साथ सहयोग मिले, उनका आशीर्वाद मिले, तो मैं अपना जी जान पूरा लगा दूंगा, मैं अपनी पूरी पावर को लगा दूंगा, अपनी पूरी शक्ति को लगा दूंगा यहाँ के शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारने में, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो या हाई स्कूल हो। क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो, अगर हमारे लोग अगर 100 हैं तो 5 लोग भी सक्षम नहीं जो अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। और अगर मान लिया जाए कि 5 लोग अगर सक्षम हैं तो 95% लोग अशिक्षित रह जा रहे हैं। तो इसलिए इस क्षेत्र में मैं विशेष ध्यान दूंगा। सर, स्वास्थ्य के लिए आपका क्या होगा? क्योंकि अभी देख रहे हैं कि ब्लॉक स्तर पर जो भी रेफरल अस्पताल, सदर अस्पताल उसको कहते हैं, ठीक है, तो वहां पर देखा जा रहा है कि लोग जाते हैं, बावजूद इसके वहां पर घूस लिया जाता है। इसके बाद ही वहां पर तरह तरह का जो इलाज होता है, खास करके जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वे भी जाते हैं तो उनसे भी पैसा लिया जाता है। ये कई मीडिया चैनलों में मैंने चलते हुए देखा भी है, और ये आपने भी सुना होगा। इसके लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी होगा? देखिए, पहली बात क्या है एजुकेशन, और दूसरी बात है महत्वपूर्ण जो है वो है स्वास्थ्य जी। तो स्वास्थ्य के लिए क्या है कि गवर्नमेंट का जो बजट जो इसमें लग रहा है ना, इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो ये दुरुपयोग कम से कम, अगर मैं विधायक बनता हूं तो जमुआ विधानसभा क्षेत्र में
इस दिशा में मैं कार्य करूंगा। और जितना भी ये सरकारी हॉस्पिटल्स हैं और उसमें जो ड्यूटीज करने वाले लोग हैं, उनसे तो मैं आग्रह करूंगा कि चूंकि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और जब आपकी जॉब लगी तब आपके अंदर जो भावना थी कि मुझे जॉब लगेगी तो मैं सेवा करूंगा लोगों का, तो उस भावना को याद कीजिए और लोगों की सेवा में रहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर जो उचित जो संवैधानिक कानूनी कार्रवाई है वो निश्चित किया जाएगा उनके खिलाफ में। और जनता जो पीड़ित है अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे जगहों पर आप देखते हैं तो क्या है कि जो अभी जो उनका उचित जो अच्छा जो स्वास्थ्य लाभ जो मिलना चाहिए हॉस्पिटल्स में, वो उनको दिलाने का हमारा कोशिश ही नहीं बल्कि मैं वादा करता हूं कि इस दिशा में मैं पुरजोर कार्य करूंगा। तो आचार संहिता लागू होने के बाद विभिन्न पार्टियों के द्वारा मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा कि हम ये करेंगे, तरह तरह के वायदे 15, 20, 25, 30 वायदे वे करते हैं। वे भी वायदे करते हैं, आप भी करेंगे। जाहिर सी बात है, आप कैंडिडेट हैं तो आप भी आम जनता को वायदे करेंगे, तभी आपको वोट मिलेगा। तो उनके वायदे और आपके वायदे में क्या कुछ अंतर होगा, आपके ऊपर कैसे विश्वास करें, क्योंकि कैंडिडेट बहुत सारे हैं। कुछ अलग आपके अंदर क्या है जिससे आम जनता का झुकाव आपके ऊपर हो? देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं वो जो अपना मैनिफेस्टो जो जारी कर रहे हैं वो क्या है कि वो मौखिक होता है। जी जी, है ना, ये मौखिक होता है। लेकिन जो हमारी पार्टी है, ये शुरू से ही हमारी पार्टी जो मैनिफेस्टो जो जारी करती है वो एक तरह से हम जनता के साथ एग्रीमेंट करते हैं। हम उसको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख के उसको हम लोग मैनिफेस्टो जारी करते हैं और उसमें अपने क्षेत्र के जो वोटर्स हैं उनको ये अधिकार देते हैं कि हम अपने मैनिफेस्टो पर अगर आने वाले कल में, जैसे मैंने जो वादा जो किया, जी जी जी, मैंने नहीं, मैं उसको हमने कहता हूं, और हमारी पार्टी हमने जो वादा किया उस वादा को हम 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख के बाउंड करके देते हैं और ये बाउंड जनता को लिख के देते हैं। इसकी कॉपियां हजारों प्रतियां जो है वो लोगों के बीच में बंटवाई जाती है और उनको ये अधिकार दिया जाता है कि हमारा जो मैनिफेस्टो है, अगर मैं जितना भी वादा इसमें किया जा रहा है अगर मैं उस पर खरा नहीं उतरता हूं तो वो उनके पास, वोटर्स के पास ये अधिकार है कि वो हमें कोर्ट में घसीट कर ले जा सकता है। ये अधिकार मैं वोटर्स लोगों को, और इस तरह का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो स्टाम्प पेपर पर लिख के जारी नहीं करती है। ये डिफरेंस है दूसरी पार्टियों में और बहुजन मुक्ति पार्टियों में। क्योंकि कारण ये है कि हमने जो वादा जो किया, यानी कि बहुजन मुक्ति पार्टी जो मैनिफेस्टो जो जारी करती है वो 100% सही होता है, कोई जुमला नहीं होता है। जैसे मोदी जी जब 2014 में इलेक्शन आए, वो लड़ रहे थे तो उन्होंने बोला 15-15 लाख रुपया सभी लोगों के खाते में चला जाएगा। चलिए, और उस समय जो है सो कहा जाता था कि ब्लैक मनी इतना आएगा विदेश से कि कर्ज की तो बात ही छोड़िए, 15-15 लाख रुपया आप लोगों के खाते में चला जाएगा। लेकिन हुआ क्या, इसके बाद जो है वो फिर अमित शाह जी स्टेटमेंट देते हैं कि वो चुनावी जुमला था। तो इसलिए हमारा मैनिफेस्टो जो है वो चुनावी जुमला नहीं है। लोग चुनावी जुमला इसको ना समझे, इसके लिए 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट करके उनको दिया जा रहा है। सर कोई एक एग्जांपल बता दीजिए आप जी, जिससे मैनिफेस्टो जारी, आपने कहा जैसा कि अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि मैनिफेस्टो जो भी हम जारी करते हैं 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर छपवा करके जनता के बीच में बंटवा देते हैं। अगर हमने वो वायदे पूरा नहीं किया तो आप हमें कोर्ट तक घसीट कर ले जा सकते हो, मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। ऐसा कोई एक एग्जाम्पल बता दीजिए जहां पर आपने इस तरह का मैनिफेस्टो बांटा है बॉन्ड पेपर वाला। देखिए, एक एग्जाम्पल मैं क्या बताऊं, अभी तो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ, उस टाइम भी मैनिफेस्टो जारी किया गया 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। मैं पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा, उसमें भी 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर मैनिफेस्टो जारी किया गया। और पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी बहुजन मुक्ति पार्टी चुनाव लड़ रही है वहाँ से मैनिफेस्टो जो जारी की जा रही है वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर की जा रही है। और दूसरी बात है कि आप उदाहरण की बात कर रहे हैं, तो ये चुनाव की घोषणा हो जाए, है ना, और हमारा मैनिफेस्टो जारी हो जाए,
मैं आपको स्पेशली कॉल करके बुलाऊंगा उस मैनिफेस्टो को आपको कॉपी उपलब्ध करवाने के लिए। सर, आप बीएमपी पार्टी के कौन है? अपने पद नाम के साथ आप ये बताएंगे कि आखिर बीएमपी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं महेंद्र रजक, इनके सपोर्ट में आप क्यों हैं? क्या कारण है कि जितने सारे कैंडिडेट हैं उनसे कुछ अलग हैं? क्योंकि आपने कुछ तो गुण देखा होगा इनके अंदर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपका सवाल बहुत ही अच्छा है कि आखिर इतने कैंडिडेट हैं, बहुत सारे लोग हैं पार्टी में, फिर भी महेंद्र रजक को कैसे सेलेक्ट किया गया। जी। तो खास करके मैं बताना चाहता हूं कि महेंद्र रजक जी आज कोई ये नए व्यक्ति नहीं हैं। बहुत सारे पार्टी में ऐसा है कि कोई पैसा वाला देख लेता है और उसको उठा करके टिकट दे देता है, क्योंकि इसके पास पैसा है। कार्यकर्ता लोग पैसा के लालच में उसके पीछे घूमते हैं। लेकिन महेंद्र रजक जो खास गुण है, ये पिछले 20 वर्षों से समाज में जुड़े हुए हैं, समाज की सारी परिस्थिति को नज़दीक से देखे हैं, बहुत सारी सामंतवादियों के विरोध में लड़ाई लड़े हैं। ताज़ा तरीन उदाहरण है हमारे गांव का और हमारे क्षेत्र का, जहां पर सारे दबंग लोगों के विरोध में बहुत सारी लड़ाइयाँ इन्होंने लड़े हैं। जी। और खास करके बात, इन पर किसी तरह का समाज में एक भी दाग कोई बता दे, कोई भी किसी तरह का दाग, तो एक बेदाग छवि के अच्छे व्यक्तित्व और एक महत्वपूर्ण के सामाजिक कार्यकर्ता, जी। समाज की सारी परिस्थितियों से वाकिफ हैं। साथ ही सामाजिक अनुभव जो इनका है, बाकी जो सामाजिक संगठन है उसमें बहुत दिनों से जुड़ के काम कर रहे हैं। एक तरह से सामाजिक ट्रेनर हैं, दूसरे स्टेट में ट्रेनिंग देने जाते हैं। इसलिए ये ऐसे उम्मीदवार हैं, यदि ये जीत हासिल करते हैं तो इनको कोई अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी समस्या से अवगत कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, सारी समस्या से ये वाकिफ हैं। इसीलिए सर्वसम्मति से जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, एक आवाज में इनका नाम को प्रस्तावित किया और इसकी जानकारी स्टेट और केंद्र तक हमारे माध्यम से भेज दिया गया। और सबसे पहले ये मैंने आपका परिचय मांगे, तो मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड। जी, नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद मंसूर अंसारी। धन्यवाद। मैं आपका चैनल को देना चाहूँगा कि जमुआ विधानसभा में चुनाव 2024 का चुनाव घोषणा होने वाली है, और हम लोगों को आज तक जो अनुभव हुआ है कि यहाँ झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है और कांग्रेस जेएमएम गठबंधन की भी सरकार रही। पिछला 5 वर्षों में जेएमएम और कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार थी, उन्होंने जो मैनिफेस्टो तैयार किया, शायद मुझे नहीं लगता है उस मैनिफेस्टो पर किसी भी तरह का काम आज तक हो पाया है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया, हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग हैं, कि हम लोगों को भी जो अपने पार्टी से उम्मीदवारी देनी चाहिए। चलिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। जी। जय मुन्नासी, जय भीम, झारखंडी जोहार। बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो। मैं खास करके जमुआ विधानसभा की बात करना चाहता हूं। हम लोगों ने सर्वसम्मति से माननीय महेंद्र रजक जी को भावी उम्मीदवार के रूप में चयन किया, और पूर्व में ही उनकी बातों से आप अवगत हैं। मैं खास कर ये कहना चाहता हूँ, ये यूनिवर्सिटी है। हम लोगों ने कॉलेज में पढ़ा, क्योंकि मैं बैचलर ऑफ मेडिसिन का स्टूडेंट भी हूँ, लेकिन जो राजनीतिक सामाजिक शिक्षा वहाँ नहीं मिली, वो यहाँ से मिली। और ऐसे शख्स हमारे जो गुरु हैं, और ये जो नॉलेज हम लोगों को प्राप्त हुआ, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों जो आज तक दबे कुचले हैं, और इनके माध्यम से, इनके साथ में हम लोगों ने जो लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और शाहिद साहब तो 20-25 वर्षों से, मैं खुद 10 वर्षों से इस संगठन में काम कर रहा हूं और निचले तबके के लोगों तक पहुंच रहा हूं। हमारी कम से कम तो शेड्यूल कास्ट की तो 15% जो सेंट्रल से है, वो तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। 7.5% जो ST का है, वो तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। मैं खास करके उन लोगों को कहना चाहता हूं जिनकी आबादी 1931 को OBC की आबादी के अनुसार
27% जो आरक्षण दी गई थी, इस पिछले सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में झारखंड में ओबीसी की जिसकी संख्या 52% है, उनको 27 से काटकर 14 कर दिया गया। ये मैं ओबीसी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपके हक और अधिकार को छीना जा रहा है, कौन छीन रहा है ये आपको सोचने की जरूरत है। और पहले बोल चुका है कि मैं मैनिफेस्टो में जाति जनगणना, आपके हक अधिकार जो भी हमारे मैनिफेस्टो में रहेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ ये कार्य करने के लिए कोशिश करेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी को दर्शाने का जो आप कर रहे हैं। हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी में बहुत दिन से काम कर रहे हैं और हमारा जो मेन मुद्दा है स्वास्थ्य और शिक्षा पर, उसके लेकर के हम जन जन तक पहुंचेंगे, लोगों के बीच पहुंच के उनको बताएंगे कि हम लोग का क्या करना है नहीं करना है। उसके लिए हमारे बीच में जो है सो विधायक के रूप में उम्मीदवार हमारे महेंद्र रजक जी को हम लोग इति किए हैं। आगे पूरा हम लोग तन मन धन के साथ इनके साथ में रहेंगे और चुनाव जिताने के प्रयास करेंगे। कहिए सर आपका क्या विचार है? विधायक सबसे पहले आपको धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से जो ऑडियंस देख रहे हैं उनको भी मैं झारखंडी जोहार करता हूं। किसान सिंगर भी हूं, मेरा नाम प्रकाश राव हुआ, और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि हमारे लोग अभी जो है सो महल में, किसी दूसरे के महल में भाड़े पर रहना पसंद कर रहे हैं। और हम लोग जो है, हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे जो झोपड़ी है उसी झोपड़ी को मैं बढ़िया से उसको बनाएंगे और अपने ही झोपड़ी में रहना पसंद करेंगे। क्योंकि अगर हम किसी दूसरे के महल में रहेंगे भाड़े पर, तो जिस दिन वो भाड़े से निकाल देंगे तो हम बिना बेघर हो जाएंगे, बिना घर का हो जाएंगे। इसीलिए बिना घर का ना हो जाए बाद में, इसीलिए मैं अपने झोपड़ी को एक बढ़िया से उसको टाट भाट दे करके और बना करके हम अपने ही झोपड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा, ये जमुआ विधानसभा क्षेत्र के बहुजन मुक्ति पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र रजक जी, जो कि जमुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक के उम्मीदवार हैं, जनसंपर्क अभियान में निकले हुए थे। आपको हमने दिखाया कि इनसे खास बातचीत किया और इनका मुख्य मुद्दा क्या होगा। आखिर बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो खड़े तो हो रहे हैं और तरह तरह के वायदे करेंगे, मैनिफेस्टो में 20-25 पॉइंट भी लाएंगे, लेकिन उनका वादा करने का तरीका क्या है, सिर्फ लिख देंगे, ये इनके द्वारा कहा गया। जबकि इनका उनसे कुछ यूनिक जो कहा गया कि हम 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पर बॉन्ड करके हम आम जनता के बीच बंटवाते हैं। आपको कैसा लगा यह वीडियो? आप एक बार पूरा वीडियो देखकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।